चलिए शुरू किया जाए। तो क्या बोला जा रहा है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल थ्रोन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड experiences a non zero force, then the angle between magnetic field and the velocity of the charge particle। बोला जा रहा है पहला क्या, मस्ट बी 90 डिग्री, मे बी एनीथिंग अदर देन 90 डिग्री, कुछ भी और हो 90 ना हो। तीसरा बोला जा रहा है कि मस्ट बी आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। सबसे लास्ट बोला जा रहा है मे बी एनीथिंग अदर देन ये दोनों जो वैल्यू है, बताइए कौन सा होना चाहिए। अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री क्या होना चाहिए सही? ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट। तो नॉन जीरो कहने का मतलब जीरो नहीं है फोर्स, ये हुआ ना नॉन जीरो का मतलब। एफ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ऐसा होता है। तो यहां से देखिए, अगर इसका वैल्यू एफ 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्यू भी बी साइन थीटा ऐसा होता है। तो एफ 0 कब होता है? एफ 0 होता है जब थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के बाकी कोई सा भी एंगल हो। देखिए अभी हम लोग दो ही स्पेशल केस देखे हैं। एक हम लोगों ने देखा है कि जब एंगल हर हाल में 0 या 180 है तब तो बोला कोई फोर्स लगता ही नहीं है। फिर बोला 90 डिग्री होगा तो सर्कुलर मोशन होगा। किसी अन्य एंगल के लिए क्या होगा, ये अभी इस क्लास के लास्ट में समझेंगे कि किसी अन्य एंगल के लिए क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर फोर्स 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब यह है कि एंगल कतई नहीं हो सकता 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो आंसर क्या होना चाहिए कि 0 और 180 के अलावा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में कोई सा भी एंगल हो, अगर ये 0 या 180 हो जाए कि पैरेलल या एंटी पैरेलल, तभी फोर्स 0 होगा, अन्यथा फोर्स कभी 0 होने वाला नहीं है। तो यही बात बोला है, फोर्स अगर नॉन जीरो है तो एंगल को बस 0 और 180 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी एंगल चलेगा। तो मे बी एनीथिंग अदर देन 0 और 180 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्या बोला जा रहा है कि इन अ रीजन अ चार्ज पार्टिकल is thrown towards
ईस्ट where magnetic field exists in upward डायरेक्शन, कि ऊपर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल ईस्ट की ओर मूव कर रहा है अपवार्ड डायरेक्शन, देन द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी, कि पूछा जा रहा है पहला क्या, कि ये क्या होगा, एक्सेलरेटेड अलोंग ईस्ट, कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी को बढ़ाएगा, ऐसा कुछ बात है, तो एक्सेलरेटेड अलोंग ईस्ट ऐसा बोल रहा है। दूसरा बोला जा रहा है क्या, कि मूव इन सर्कल इन द, कौन सा प्लेन, इन द वर्टिकल प्लेन, कि वर्टिकल प्लेन में सर्कल बना के मूव करना शुरू करेगा। तीसरा बोल रहा है कि मूव इन सर्कल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेगा सर्कल बना के। तीसरा बोल रहा है विल बी डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, विल बी डिफ्लेक्टेड किस डायरेक्शन में, विल बी डिफ्लेक्टेड इन अपवार्ड डायरेक्शन। तो क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो सर्कल है, इट सिम्स करेक्ट। देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात कल बोला भी गया था कि जिस प्लेन में मोशन होगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, कि सर्कुलर मोशन का प्लेन जो होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। मोस्ट ऑफ द टाइम मैग्नेटिक फील्ड या तो इनटू द बोर्ड होता है या बोर्ड से बाहर निकल रहा होता है, तो सर्कुलर मोशन बोर्ड के प्लेन में होता है। यहाँ पे देखिए जो बोला गया है उसको अगर इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, तो मान लो यहाँ पे कहीं इधर की ओर ये वाला डायरेक्शन, ईस्ट वाला डायरेक्शन ऐसे है कि ये इधर की ओर जा रहा है, और ये अपवार्ड डायरेक्शन है कि ये अपवार्ड डायरेक्शन ऊपर की ओर, ये अप वाला डायरेक्शन है ऐसा। अब देखिए अगर आप निकालना चाहते हैं क्या कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा कि ये इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कि 90 डिग्री तो है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इधर की ओर मान लो अगर बोर्ड के हिसाब से इधर की ओर ईस्ट माना जाता है, तो ये अगर ईस्ट है तो ये अपवार्ड डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो ये बात तो तय है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे मोशन जो होगा वो सर्कुलर होगा। और अगर मोशन सर्कुलर होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि मोशन अगर सर्कुलर होगा तो यहाँ पे कौन से प्लेन में मोशन होना चाहिए, तो जिस प्लेन में वेलोसिटी होता है उसी प्लेन में मोशन होता है, प्लस वो जो प्लेन होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका कौन से डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो वर्टिकल किस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो मोशन का जो प्लेन होगा वो क्या होगा, मोशन का प्लेन जो होना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, कि जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में क्या होगा, मोशन का डायरेक्शन इस तरीके से होना चाहिए। तो आ गया सभी लोगों को बात समझ। ऐसे मान लो अगर कहीं पे ये बोला है, अगला में आप लोग बताइए कि बोला गया है कि प्रोजेक्टेड इन एक्स डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म फील्ड इज इन जेड डायरेक्शन, तो मोशन सर्कुलर होगा, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि एक्स और जेड जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो है ही। इन जेड डायरेक्शन देन प्लेन ऑफ मोशन,
तो खाली मैं प्लेन पूछ रहा हूँ, एग्जाम में एक ऑप्शन स्ट्रेट लाइन भी रहेगा कि एक्स में ऐसे ही मूव करेगा, जेड की ओर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो पहला बोल रहा है एक्स जेड प्लेन होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है वाई जेड, तीसरा बोल रहा है एक्स वाई प्लेन, और सबसे लास्ट बोल रहा है मान लीजिए मूव अलोंग एक्स। बताइए कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? तो भाई एक बार अगर आपने देख लिया कि यूनिफॉर्म फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, तो जेड डायरेक्शन में प्लेन हो गया, तो ये जेड डायरेक्शन तो यही वाला केस है, इसी को तो आप जेड मानते हैं। तो मूव किस में करता है? एक्स वाई प्लेन में करता है। या तो फिर ऐसे बना दीजिए कि ये आपका जेड डायरेक्शन है, तो अगर एक्स के अलोंग दोगे तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्स वाई प्लेन में ही मूव करता रहेगा, कि जिस प्लेन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, सर्कल का जो प्लेन होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा। जैसे यहाँ वर्टिकल था तो मैग्नेटिक फील्ड जो वर्टिकल में था तो सर्कल हॉरिजॉन्टल था। यहाँ पे जेड एक्सिस, इसी को तो आप जेड एक्सिस मानते हो, जो बोर्ड के बाहर निकलता है, तो मोशन किस प्लेन में हो रहा था? एक्स वाई प्लेन में हो रहा था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक बोर्ड ही तो अपना एक्स वाई प्लेन होता है, तो मोशन किस में होना चाहिए? एक्स वाई प्लेन में ऐसा होना चाहिए। चलिए सभी लोग को ये बात समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यहाँ पे पहले ही बोला गया कि 90% क्वेश्चन परपेंडिकुलर टू फील्ड ही हमको पढ़ना है। या चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड which of following will remain unchanged, इनमें से कौन से ऐसे चीजें हैं जो अनचेंज रहेंगी, ये बात हम लोगों को बताना है। तो पहला बोल जो आपको विच ऑफ फॉलोइंग विल रिमेन अनचेंज, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि बहुत कुछ लिख दिया जा रहा है। जैसे पहला बोला जा रहा है कि वेलोसिटी, फिर ऑप्शन दिया जाएगा। दूसरा बोला जा रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी, तीसरा बोला जा रहा है स्पीड, और सबसे लास्ट बोला जा रहा है मोमेंटम। तो बोला जा रहा है कि इसमें से कौन कौन से लोग होंगे जो अनचेंज रहेंगे। तो पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि 1, 2 और 3 जो है वो नहीं बदलेगा। दूसरा बोला जा रहा है कि 1 और 3 जो है वो नहीं बदलेगा। तीसरा बोला जा रहा है कि 2 एंड 3 जो है वो नहीं बदलेगा। सबसे लास्ट में बोला जा रहा है कुछ भी नहीं बदलेगा, सब वही रहेगा। तो क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन सी, सभी लोगों को बात समझ में आ गया। इस तरीके का भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया है ई एनर्जी से, 5 सेकेंड बाद एनर्जी क्या होगा? तो 5 सेकेंड के बाद भी जो एनर्जी रहेगा वो ई ही रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना तो एनर्जी को बदलता है ना तो ये स्पीड को बदलता है, बस वेलोसिटी को गोल गोल घुमाते रहता है। तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी आपका वेरिएबल होगा, चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। कि कहीं मान लीजिए अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ये बात तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सभी जगह का वेलोसिटी अपना अपना डायरेक्शन ऐसा ऐसा रखता था, तो ये ऐसा हो गया। तो वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंज इन डायरेक्शन पे वेलोसिटी क्या करता है? डिपेंड मतलब करता है। तो वेलोसिटी आपका डायरेक्शन बदल गया तो बदल गया। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात चलिए पहले स्पीड को ही देख लेते हैं।
तो स्पीड क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्पीड तो बस मैग्नीट्यूड से मतलब है। काइनेटिक एनर्जी को भी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है, तो मास तो कांस्टेंट होता ही है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मोमेंटम भी क्या है, तो मोमेंटम भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी जैसे वो स्केलर थोड़े ही है, तो मोमेंटम का भी तो डायरेक्शन बदल रहा है, इस समय मोमेंटम इधर की ओर है, इस समय इधर की ओर है, तो एम भी जो है ये भी क्या है, ये भी वेरिएबल है, और ये किसके साथ किस वजह से वेरिएबल है, कि जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। तो ये सब सवाल पूछा जाता है, थ्योरी बेस्ड बातें हैं, लेकिन उस दिन तक याद रखिएगा कि इसमें से कुछ कैलकुलेशन नहीं करना होगा, कोई एक ऑप्शन होगा जो सही होगा और उसको हम लोगों को क्लिक करना रहेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, हटाया जाए इसको। चलिए अगले आगे क्या बोल रहा है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल when projected perpendicular to magnetic field with velocity v moves in a circle of radius r, then time period of the motion proportional to both v and r। दूसरा बोला जा रहा है प्रोपोर्शनल टू v ओनली। तीसरा बोला जा रहा है प्रोपोर्शनल टू r ओनली। सबसे लास्ट बोला जा रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ v एंड r। क्या हो रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसा लग सकता है कि टाइम पीरियड t जो है वो हमेशा 2 पाई r डिवाइडेड बाई किसके बराबर होना चाहिए, v के बराबर। 2 पाई इंटू v का r का फॉर्मूला याद रखिए, मोमेंटम बाई क्यू बी होता है, तो एम भी डिवाइडेड बाई क्यू बी इसके बराबर हो गया। डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, वेलोसिटी v का वैल्यू डाल दिया गया। तो यहां से देखिए जो टाइम पीरियड है वो दोनों में से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ना ही वेलोसिटी के ऊपर, ना ही क्या रेडियस के ऊपर। अलग अलग चार्ज पार्टिकल के लिए उनके मास और उनका क्या है, चार्ज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, बाकी इन लोगों के ऊपर कि कितना वेलोसिटी से भेजे हैं या फिर कितना रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, डिपेंड नहीं करता है। कि ऐसा सीम होता है कि दोनों के ऊपर जैसे प्रोपोर्शनल टू आर होना चाहिए, बट है नहीं आर के प्रोपोर्शनल, तो इसीलिए आंसर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ क्या भी एंड आर, ऐसा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए। चलिए अब ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, तो एक आध और एक ऐसा कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इफ हाइड्रोजन आयन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ आर प्रोजेक्टेड, ट्रांसवर्स का मतलब भी परपेंडिकुलर होता है, बहुत बार ट्रांसवर्स आया है, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। तो इफ हाइड्रोजन आयन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ आर प्रोजेक्टेड ट्रांसवर्स टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with
इक्वल momentum then the ratio of radius of circular path of hydrogen ion and अल्फा पार्टिकल। नहीं भी बोलता लास्ट में नाम, तो जिस ऑर्डर में इनपुट रहता है उसी ऑर्डर में आउटपुट देते हैं हम लोग। पहला बोला जा रहा है कि 1:2 होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है 2:1 होना चाहिए, तीसरा बोल रहा है 4:1 होना चाहिए, सबसे लास्ट बोल रहा है √2:1 होना चाहिए। सी या फिर बी फॉर बॉम्बे सिम्स करेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे मोमेंटम इक्वल बोला है, काइनेटिक एनर्जी नहीं। तो जो बोला है इक्वल उसके हिसाब से, तो रेडियस के लिए हम लोगों ने बोला था कि अपने पास तीन फॉर्मूला है। सबसे पहला तो जो बेसिक आया था, दोनों फोर्सेस को बराबर करके, दैट इज mv²/r सेंट्रीपिटल एंड फिर QVB आपका जो ये मैग्नेटिक फोर्स था इसको। तो mv/qb था, तो इससे पहला डेरिवेशन हुआ कि P डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, QB ऐसा होना चाहिए। फिर हम लोगों ने बोला कि मोमेंटम जो होता है किसी के लिए भी, तो अगर मोमेंटम के टर्म्स में बोलेगा तो 2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाय जो होना चाहिए QB, नीचे वाला टर्म अभी भी सेम रहेगा। तीसरा बोला गया कि कभी कभी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में भी इनपुट दे देगा, तो 2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी उस समय जो होता है वो Q/V के बराबर डिवाइडेड QB। अभी नहीं काटते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ा कभी तो उसको कैंसल ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले बोला गया था कि जो भी पार्टिकल वगैरह होंगे उनके लिए एक टेबल बनाना होता है कि भाई उनका रिलेटिवली मास अगर कहीं फैक्टर आता है तो मास क्या है और क्यू क्या है। H+ आयन लाइक प्रोटॉन ही होता है, तो कभी भी अगर ऐसा बोले हाइड्रोजन को प्रोजेक्ट किया गया है, ऐसे तो बोल देगा एग्जाम में हाइड्रोजन आयन, बाकी ऐसे भी हाइड्रोजन आयन पे ही फोर्स लग सकता है कि चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज होना, तो पहला 3 चीजें रिक्वायर्ड है कि पहले चार्ज होना चाहिए, फिर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होना चाहिए, उसके बाद फिर तीसरा एंगल का भी फैक्टर आता है, तभी फोर्स लगेगा। तो H+ का देखिए मास, ये तो प्रोटॉन के बराबर है तो 1 के बराबर, चार्ज भी किसना के बराबर, 1 के बराबर। अल्फा पार्टिकल का मास 4 के बराबर होगा और Q कितना के बराबर है, 2 के बराबर। अब यहां से देखो तो हम लोगों को क्या बोला है कि जो H+ को दिया गया है मोमेंटम, वही मोमेंटम दिया गया है किसको, तो वही मोमेंटम दिया गया है अल्फा पार्टिकल को। अब यहां से अगर रेडियस का रेशियो निकालना चाहते हैं कि रेडियस अपना हाइड्रोजन का कितना है डिवाइडेड रेडियस कितना अल्फा पार्टिकल का कितना है, तो सिंस मोमेंटम अगर बराबर दिया है तो मोमेंटम वाला फॉर्मूला ही यूज कर लेते हैं। तो मोमेंटम हाइड्रोजन को कितना दिया है डिवाइडेड बाई Q हाइड्रोजन के पास कितना था, मैग्नेटिक फील्ड तो सबके लिए बराबर होता है। सिमिलरली मोमेंटम अल्फा पार्टिकल को कितना दिया गया है, Q अल्फा पार्टिकल का कितना है, और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए बराबर है। यहां से देखिएगा तो मोमेंटम तो बराबर दिया ही गया था तो वो कट गया, B और B तो कैंसल होना ही था, तो Q अल्फा पार्टिकल का ऊपर गया, Q हाइड्रोजन प्लस का नीचे आया। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आयन डिवाइडेड बाय अल्फा, उसका चार्ज 2 होता है, इसका चार्ज 1 होता है, तो फाइनली रेशियो किसके बराबर आ गया, तो 2:1 इसके बराबर रेशियो आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन पहले ही बोला गया है, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है, बस याद रखना पड़ेगा कि यहाँ 3 फॉर्म में ये फॉर्मूला जाता है। बाकी अल्फा पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ये हाइड्रोजन प्लस क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए। क्या बोला जा रहा है कि वेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टू
यूनिफॉर्म फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बोल ही दिया जाए, वैसे तो पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड तो बाय डिफॉल्ट मैग्नेटिक है ही। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द field when a charged particle is projected in a uniform magnetic field perpendicular to the field with a certain velocity, the radius of its circular path is 3 centimeter. Now the velocity of projection is doubled. What will be the new radius of the path? तो वेलोसिटी को डबल किया गया है, तो पहला बोल रहा है 1.5 सेंटीमीटर हो जाए, दूसरा बोल रहा है 3 सेंटीमीटर कायम रहे, फिर बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, सबसे लास्ट 12 सेंटीमीटर। तो क्या होना चाहिए? वेलोसिटी को डबल करने से जो रेडियस है उसके साथ क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी सिम्स करेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सिंपल सा बात है, एक बार प्रोजेक्ट किया गया तो V1 का वैल्यू V के बराबर था और R1 जो आया वो 3 सेंटीमीटर के बराबर आया। तो R1 इक्वल टू किसके बराबर? तो mv1 डिवाइडेड बाई QB, कि भाई वही चार्ज पार्टिकल है, उसका मास, उसका मैग्नेटिक फील्ड, ये सब तो कोई बदला नहीं जा रहा है। दूसरी बार बोल रहा है कि वेलोसिटी को ऑफ प्रोजेक्शन को जो है वो डबल करके 2 भी कर दिया गया। तो आज ये कितना रेडियस में मूव करेगा? तो इस रेडियस का वैल्यू बताइए कि ये कितना रेडियस में मूव करने वाला है, ये ऐसा है। अब यहां से देखो तो यहाँ पे जो बात बोला गया है अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से आपका आ रहा है कि अब की बार जो रेडियस सेकंड केस में होना चाहिए वो mv2 डिवाइडेड बाई QB इसके बराबर। जैसे मन हो वैसे यूज कीजिए, अगर आपको मन करे तो इसको एक दूसरे के टर्म में लिख दीजिए तो भी होगा, रेशियो ले लेंगे तो भी होगा कि R2 बाई R1, जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो बाकी सब कट जाएगा, ऊपर में यहाँ V2 बचेगा, नीचे में यहाँ V1 बचेगा। R2 डिवाइडेड बाई क्या? R1 का वैल्यू 3 के बराबर दिया हुआ है, V2 तो बोला ही है सेकंड केस का वेलोसिटी पहला का डबल है, तो बात सही है, सीधा सीधा तो रिलेशन दिख रहा है कि R इक्वल टू mv बाई QB होता है। अगर वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो रेडियस क्या होना चाहिए? रेडियस भी डबल हो जाना चाहिए, कि जिसके पाथ का रेडियस पहले 3 सेंटीमीटर होता था उसके पाथ का रेडियस अब क्या होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर इसके बराबर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इसका आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है कि व्हेन अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड with energy 50 electron volt, it moves in a, तो ये मत सोचिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो पोटेंशियल है, नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एनर्जी होता है, वो भी बताया गया था। आगे जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां का जो एनर्जी है ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चलता है।
मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। फिर क्या बोला जा रहा है कि व्हाट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ड्यूट्रॉन, कि एक ड्यूट्रॉन के पास कितना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए ऑफ ड्यूट्रॉन, सो दैट इट हैज सेम रेडियस ऑफ इट्स पाथ व्हेन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू दी सेम मैग्नेटिक फील्ड। कि देखिए सब कुछ दिया हुआ है, इस बार कुछ भी इक्वल नहीं है। इस बार क्या बोला गया है कि जो रेडियस हो रहा है, रेडियस क्या होना चाहिए, रेडियस इक्वल होना चाहिए। तो अब की बार पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ड्यूट्रॉन के पास जो होना चाहिए वो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके बराबर होना चाहिए इसके पास। फिर क्या बोला जा रहा है कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है कि दोनों का अगर बराबर होना है तो ये भी बराबर होना चाहिए। सबसे लास्ट देखिए एक बार के लिए 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ले लीजिए। आ रहा है इनमें से कोई? देखिए नहीं आ रहा है तो कुछ और आ रहा है तो बताइए। देखो यहां पे सबसे पहले क्या बोला है कि दो लोग हैं, एक आदमी है प्रोटॉन और एक आदमी है ड्यूट्रॉन। तो यहां पे देखिए प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन में किस चीज का अंतर है कि प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन में जो अंतर है वो है मास का अंतर है। कि चार्ज तो दोनों पे बराबर ही होता है। कि मास और क्यू के लिए देखे तो ये अपना प्रोटॉन है, ये अपना ड्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का मास इक्विवेलेंट 1 है, कौन सा हो रहा है? ए फॉर एप्पल में भी शायद ए सही है। 1 और 1 ऐसा होना चाहिए। ड्यूट्रॉन का मास 2 होता है और ड्यूट्रॉन का क्यू किसके बराबर होता है कि चार्ज तो वो भी 1 ही रख सकता है, हाइड्रोजन का ही एक रूप है। अब यहां से देखिए अगर हम लोगों को क्या बोला गया है, हम लोगों को बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो किसको दिया गया है, प्रोटॉन को दिया गया है, वो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस बात की जानकारी है। फिर बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ड्यूट्रॉन को कितना दिया जाए कि किस कंडीशन को मीट करे कि रेडियस अपना प्रोटॉन के पाथ का जितना है, रेडियस उतना ही ड्यूट्रॉन के पाथ का भी हो। तो दोनों का रेडियस को अगर बराबर होना है तो यहाँ पे देखिए इसके लिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही बोला है। तो काइनेटिक वाला फॉर्मूला डालते हैं कि 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ प्रोटॉन इंटू बी। इसका वैल्यू किसके बराबर कि अगर दोनों के पाथ का जो आपका रेडियस है वो बराबर आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन ऐसा होना चाहिए। डिवाइडेड किसके? तो क्यू ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू बी इसके बराबर। अब जो जो लोग डिवाइड होने वाले हैं कि ये तो दोनों के लिए बराबर था तो कैंसल हो गया, 2 तो सबके लिए बराबर है तो ये भी कैंसल हो गया। अब यहाँ पे जो कैंसल हो गया उसके बाद इन दोनों का रूट ही तो हटाना है, तो दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इस साइड बच गया, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन ये किसके बराबर बच गया, इस साइड ऐसा बच गया। अब यहां से देखो तो ये है 1 के बराबर, इसका वैल्यू 50 के बराबर। ड्यूट्रॉन के लिए देखिएगा तो उसका मास आया था 2 के बराबर और यही तो निकालना था कि ड्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना हो कि उसका जो रेडियस हो पाथ का वो प्रोटॉन के बराबर हो। तो 50/2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन कितना आ गया, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। सभी में कॉन्सेप्ट वही है जो आपको तीनों फॉर्मूला सीरीज में बताया गया है कि mv/qb तो डायरेक्टली जान ही रहे हैं, मोमेंटम/qb, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में, और अगर कभी गलती से एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंटू क्या होता है, अल्फा होता है। ऐसे ही बहुत सारा फॉर्मूला कहाँ देखते हैं, कुछ पढ़े हैं क्या? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो लेमडा इक्वल टू h/p होता है,
वहां भी बहुत सारा फॉर्मूला ऐसे ही आता है कि पी को कभी लिख दिया जाता है क्या 1/2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी ऐसा, फिर उसके बाद एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में भी आता है मतलब h बाई, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में वहां भी आता है 2 टाइम m इंटू क्यू इंटू भी। इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल फॉर्मूला होता है कितना 1.44, जो भी होता है नहीं याद किए हैं तो आएगा मॉडर्न फिजिक्स याद करवाया जाएगा। फिर सबसे लास्ट कौन सा था काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के टर्म में, तो टेम्परेचर के टर्म में भी फॉर्मूला आएगा, तो वो सब जब हम पढ़ेंगे तब बताया जाएगा, अभी फिजिक्स में आना बाकी है, मॉडर्न फिजिक्स में ये सब बातें पढ़ेंगे। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि वहां भी मोमेंटम को बहुत सारे लोगों के टर्म्स में लिखा जाएगा, कहने का मतलब वो था। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ इलेक्ट्रॉन with charge to mass ratio 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg is projected perpendicular to a magnetic field of 3.57 into 10 to the power minus 2 Tesla, then the frequency of rotation of the electron will be। बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको रिपोर्ट कीजिए। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसे सामान्य दिनों में टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर आपको याद है कि ऊपर में 2 पाई एम नीचे में क्यू बी, इसको बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं 2 पाई आर बाई भी, आर का वैल्यू डालिए एम भी बाई क्यू बी, वहां से आ जाएगा। अगर सिर्फ एक चीज अगर आपको याद है कि यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हुआ था कि एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्यू भी बी, यहाँ से आर मिल जाएगा, आर को टाइम पीरियड में डाल देंगे तो यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, बस इस कंडीशन को याद रखना है, बाकी सब फॉर्मूला अपने हाथ में है। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1 बाई टाइम पीरियड होता है, तो क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ऐसा होना चाहिए। अब यहां से देखिए अगर फ्रीक्वेंसी ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग अगर क्यू बाई बी क्या निकालते, क्यू बाई एम निकालते इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्यू का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई और एम का मतलब हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मे बी आपको ई का वैल्यू देता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देता, फिर आप रेशियो निकालते, यहाँ पे बोल के दिया हुआ है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11 इसके बराबर है। अब बाकी बातें हम अपनी ओर से पुट कर सकते हैं, जो बी है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वो कितना के बराबर दिया है, तो उसका वैल्यू देखिए 3.57 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 टेस्ला इसके बराबर। तो अब अगर आके फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम इसके बराबर होना चाहिए, तो 1 बाई 2 पाई को बगल में छोड़ दीजिए, तो क्यू बाई एम आपको दिया हुआ है, इंटू बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो 1 बाई, कोई है जो इसको कैलकुलेट कर सकता है तो कैलकुलेट करके बताइए, 1 बाई 2 इंटू 3.14, ये क्यू बाई एम का वैल्यू है 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11, फिर उसके बाद बी का वैल्यू जो है वो कितना के बराबर है, तो वो है 3.57 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे नहीं, जो भी कैलकुलेट करके आ रहा है वो वैल्यू को भर दीजिएगा, ये आपका काम है। तो वहां पे अगर आपको ऐसा कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है
कि चार्ज टू मास रेशियो, ये भी बोल सकता है, यहां तो बोला ही है विथ चार्ज टू मास रेशियो, ये ऐसा भी बोला जाता है, इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। तो इसको यूनिट से आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे कुलम्ब पर केजी ऐसा दिया हो, मतलब आपको किसका वैल्यू दिया है, Q बाई एम को वैल्यू दिया है। मान लो यूनिट से पता चलेगा ना जी, कुलम्ब पर केजी है, C पर केजी, तो C पर केजी क्या है, यही स्पेसिफिक चार्ज है। कि स्पेसिफिक चार्ज का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट मास कितना है, उसी को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, कि चार्ज इन टर्म्स ऑफ मास उसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है। तो ये आपका क्या था, केस नंबर 2 था, जब थीटा एकदम हर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स बोला जा रहा है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो सबसे जो लास्ट है, देखिए उससे अभी तक नीट में कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन उसको देख लेते हैं। और उसके बाद एक टॉपिक था, तो आपका यहां से पहले ही मैंने बोला कि सबसे ज्यादा हटा है +2 के पार्ट से, यहां से साइक्लोट्रॉन जो है, साइक्लोट्रॉन भी सिलेबस से बाहर हो चुका है। तो साइक्लोट्रॉन का अगर आपको क्वेश्चन दिखे, वर्कबुक वगैरह में तो होगा ही एक आध क्वेश्चन, तो साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन देखे तो उसको इग्नोर करना है कि साइक्लोट्रॉन इज नो मोर इन द सिलेबस। साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता था, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना। जैसे मान लो किसी को अगर अटैक करना है, तो अटैक करने के लिए क्या किया जाता था, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट रखा जाता था, और उसके जरिए चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके, जैसे बोलते हैं ना, मान लीजिए न्यूक्लियर रिएक्शन में कि एक्सेलरेटेड न्यूट्रॉन से हमला किया, तो न्यूट्रॉन एक्सेलरेट होगा कैसे, उसके लिए पहले साइक्लोट्रॉन यूज होता था। ऐसा ही कुछ एक्सेलरेशन का काम हो रहा था एक बार, तो बोला गया था दुनिया खत्म हो जाएगा। ऐसे बोला ही जाता है बहुत बार, तो दुनिया खत्म होने वाला है। तो आप कौन से के पक्षधर हैं, दुनिया खत्म हो या दुनिया रहे? खत्म हो जाए, कहे जब भाई जिंदगी से इतने निराश हो। चलिए अगला बात जो है वो क्या है कि थीटा अदर देन, तो अभी आपका क्या चल रहा है, टेस्ट में आ रहा है 2D मोशन। देखिए कितना याद है आपको 2D मोशन, कि थीटा अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, इनके अलावा अगर थीटा कुछ और रहे तो देखिए क्या होगा। मान लो कि अगर इनके अलावा थीटा कुछ और रहे, तो ये आपका इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और अब की बार देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ऐसा कि अब की बार ना 0 लिया गया है, ना 180 है, ना ही 90 है। सोचिए अगर सोचो कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इधर की ओर, अगर वेलोसिटी पूरा का पूरा अगर क्या होता इस डायरेक्शन में, तो आप क्या बोलते, इस सर्कल का प्लेन कौन सा होना चाहिए? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है तो बोला ही गया है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस प्लेन में ये गोल गोल घूमना शुरू कर देता। अगर वेलोसिटी आप ऐसा देते तो इस प्लेन में गोल गोल घूम रहा है, कि अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो वाईजेड प्लेन ये वाला है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो अपना पाम रूल है वो भी लगाइए, तो उससे भी आप देख रहे हैं क्या, उससे भी देख रहे हैं कि आप अंदर की ओर जा रहा है, तो यहां से अंदर की ओर जाएगा और गोल गोल इस तरीके से पहला बार फोर्स अंदर की ओर लगेगा, फिर गोल गोल इस तरीके से सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। तो ये वाला वेलोसिटी अगर ऐसा होता तो सर्कल में घूमता, ठीक है। अगर दूसरा वाला सोचो कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता तो कुछ होता ही नहीं, ये आराम से चलता, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन में मैं यहां पे तोड़ देता हूं कि देखिए यहां पे एक वेलोसिटी क्या है, तो ये थीटा है, तो एक वेलोसिटी जो v cos थीटा है वो इस डायरेक्शन में आया कि v cos थीटा इसको क्या करेगा, जैसे पहले ये वाला भी जो था पैरेलल वाला वो चलाता था और परपेंडिकुलर वाला घुमाता था, तो ये वाला चलाएगा और एक और भी आएगा, ये वाला भी है भी साइन थीटा, ये इसको गोल गोल घुमाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे पाथ को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स। कि मान लीजिए यहाँ पे
शेप में अवेलेबल है कि नहीं, बहुत कम शेप दिया है वैसे। इतना ही है। कहाँ है जी, इतना कम शेप से क्या होगा, ये सब तो बच्चा क्लास में यूज हो जाए। हम्म, नहीं है, इतना ज़्यादा शेप नहीं अवेलेबल है। तो देखिए हेलिक्स का मतलब क्या होता है, नहीं अब जरूरत नहीं, हो जाएगा यहीं पे इमेजिनेशन, पहले नहीं था तो चलता था कि नहीं। हम्म तो देखिए यहां पे क्या होगा कि अब दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, एक भी साइन थीटा है, तो इसका काम क्या था, गोल गोल घुमाना, तो ये वाला वेलोसिटी गोल गोल घुमाते रहेगा, और इसका क्या काम था, आगे बढ़ाना। तो इसका जो रिजल्टिंग पाथ होगा वो इसके अराउंड कैसा हो जाएगा, तो इसका रिजल्टिंग पाथ को अगर आप देखिएगा तो बोल्ट के ऊपर का देखे हैं, बोल्ट के ऊपर कुछ ऐसा ही बना रहता है, तो बोल्ट के ऊपर जैसे बना रहता है उसी को हेलिक्स बोलते हैं, कि बोल्ट के ऊपर का जो लाइन होता है वो कभी टूटता नहीं है। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या होगा कि साइमल्टेनियस मोशन होगा, कि साइमल्टेनियस क्या होगा, साइमल्टेनियस दो दो मोशन होगा, साइमल्टेनियस टू मोशन होगा। पहला मोशन क्या होगा कि जो आपका भी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो इसको किस में मूव कराना चाहेगा, सर्कल में मूव कराना चाहेगा, और भी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसको तो कोई चेंज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो भी साइन थीटा वाले के ऊपर ही तो फोर्स लगता है, भी कॉस थीटा के ऊपर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इन दोनों के रिजल्ट से जो मोशन होगा वो मोशन कैसा हो जाएगा, तो उस मोशन के रास्ते को बोला जाता है हेलिक्स, कि उसके ऊपर जो लाइन है, हेलिक्स का मतलब है कि कभी भी वो चीज टूटता नहीं है, ऐसे ऐसे मान लीजिए गोल गोल ऊपर बढ़ते चला जा रहा है, यहाँ पे ये चीज कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। मान लीजिए इस तरीके से जो रास्ता है जो स्प्रिंग का शेप होता है वो भी हेलिक्स का ही एग्जाम्पल है, कि ऐसे ऐसे ये क्या है, ऐसे ऐसे, तो इस जो सर्कल में मूव करा रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो हमेशा से आपने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसका काम है सर्कल में मूव कराना, तो वो अपना सर्कल में मूव करा रहा था। तो देखो जब सर्कल में मान लो एक चक्कर पूरा किया, एक चक्कर पूरा किया, तो जैसे 2D मोशन में बोलते थे कि भी कॉस थीटा इंतजार थोड़ा ही करेगा, भी कॉस थीटा क्या करेगा, भी कॉस थीटा इसको थोड़ा आगे बढ़ा देगा, फिर एक चक्कर भी साइन थीटा पूरा करवाएगा, तो भी कॉस थीटा जो उसका टाइम पीरियड टी है उतना देर के लिए भी कॉस थीटा इंतजार तो नहीं करेगा, तो एक टाइम पीरियड में भी कॉस थीटा आगे बढ़ा दिया। यही कहने का मतलब है कि एक टाइम पीरियड में भी साइन थीटा अगर एक चक्कर लगा रहा है तो भी कॉस थीटा थोड़ा ऊपर बढ़ा दिया, फिर एक टाइम पीरियड में भी साइन थीटा एक चक्कर मरवाया सर्कुलर में, तो भी कॉस थीटा उसको थोड़ा और ऊपर कर दिया, तो भी कॉस थीटा इसको स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करा रहा है। मान लो पहले क्या था, केवल भी साइन थीटा या भी परपेंडिकुलर था पहले, तो पहले केवल भी परपेंडिकुलर था तो यही पे गोल गोल ऐसे घूम रहा था। अब भी परपेंडिकुलर के साथ साथ कौन है, तो अब भी परपेंडिकुलर के साथ साथ देखिएगा तो यहाँ पे एक इसके अलोंग भी एक वेलोसिटी है जो सर्कल को एक जगह फिक्स नहीं रहने दे रहा है, सर्कल भी धीरे धीरे आगे बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि जो 2D मोशन में हम लोग बोलते थे कि जितने भी डायरेक्शन में वेलोसिटी है सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो तीन चीजें यहाँ पे अगर निकालना चाहे तो यहाँ पे रेडियस इंपोर्टेंट है और पिच इंपोर्टेंट है, तो उसके लिए चलिए रेडियस निकाल के देखते हैं, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए यहां पे अगर ये लिखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स, तो यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहां पे देखोगे तो एम भी परपेंडिकुलर यही वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है ना जी, जो अलोंग द कंपोनेंट है उसको क्या मतलब, उसको सर्कल से मतलब ही नहीं है, वो तो बदलेगा ही नहीं क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। यहां पे देखिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
तो Q इंटू भी परपेंडिकुलर इंटू बी, M इंटू भी परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, भी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या, किसके बराबर, R के बराबर। यहाँ पे तो देखिए फॉर्मूला ही है Q भी साइन थीटा, तो Q इंटू भी साइन थीटा इंटू बी के बराबर। यहाँ से देखिए R का वैल्यू M भी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये ऑलवेज वैलिड है, ये सच बात है कि ये वाला फॉर्मूला जो है वो ऑलवेज वैलिड है। क्यों ऑलवेज वैलिड है, जो आपका स्पेशल केस था थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, पुट कर दो साइन थीटा में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आ तो जाएगा एम वी बाई क्यू बी, क्या दिक्कत है। अगर पूरा का पूरा वेलोसिटी जैसा पहले आपने पहला केस लिया था कि बी और भी परपेंडिकुलर है, या फिर ऐसे बी और भी परपेंडिकुलर है, तो यहां तो थीटा 90 डिग्री है, पुट कीजिए तो एम वी बाई क्यू बी तो आ ही जाएगा। तो यही बात है कि केवल भी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वही सर्कुलर मोशन में रिस्पॉन्सिबल है। ये जो हमारा स्पेशल केस है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पे तो 100% भी परपेंडिकुलर है। देखिए एम भी बाई क्यू भी हो भी रहा है, यहां भी तो कुछ ऐसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड भी ऐसा है, तो यहां भी थीटा इक्वल टू 90 है, तो 100% हो गया हिस्सेदारी। अब टाइम पीरियड को देखिएगा, तो टाइम पीरियड क्या होता था, तो 2 पाई आर बाई भी, पहले भी आपने देखा है कि टाइम पीरियड को वेलोसिटी से मतलब नहीं है, तो 2 पाई इंटू आर का वैल्यू देखिए क्यू भी साइन थीटा डिवाइडेड बाय भी का कौन सा आना चाहिए, जो सर्कल में मूव करा रहा है वही कंपोनेंट ना, तो क्यू भी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय भी साइन थीटा, क्या हुआ एम भी साइन थीटा। चलिए तो टी का वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये आपका टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया। तो किसी को इसमें कोई दिक्कत, मेन बात यहां पे दो बातों को हटाया नहीं जा रहा, मेन बात यहां पे दो बातों को समझना है। पहला कि एक कंपोनेंट जो है वो उसको गोल गोल घुमा रहा है, तो उसका काम है गोल गोल घुमाना, जो परपेंडिकुलर है बी के, तो वो भी साइन थीटा उसको गोल गोल घुमा रहा है, वो घूम रहा है। लेकिन दूसरा कंपोनेंट चुपचाप नहीं बैठा है, वो भी उसको इस लाइन के अलोंग, जैसे एक इसको गोल गोल घुमा रहा है तो दूसरा इसको आगे बढ़ा रहा है, इसीलिए वो सर्कल एक जगह नहीं है, स्प्रिंग के जैसा या बोल्ट के ऊपर जो शेप बना होता है उसके जैसा आगे बढ़ते जा रहा है, उसी को हम लोग हेलिक्स बोलते हैं। कि वैसा जो पाथ होगा या वैसा जो कर्व होता है उसको हेलिक्स बोला जाता है। अब एक बात और क्या है कि पढ़ रहे हैं ना आप लोग, क्या स्क्रू गॉज पढ़ लिया या बाकी है, बाकी है, कब पढ़ेंगे। तो पिच का मतलब क्या होता था, स्क्रू गॉज में हम लोग क्या बोलते थे कि पिच का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस कितना देर में कवर किया जाए, कि 1 रोटेशन को कंप्लीट करने के बाद जितना डिस्टेंस से ये आगे बढ़ जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पिच बोलते हैं। कि यहां पे देखिए पिच का क्या मतलब होता है, पिच का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन कवर्ड या फिर कवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स इन 1 रोटेशन। कि स्क्रू गॉज में बोलते थे कि एक रोटेशन जो कंप्लीट करेगा तो यही पिच है, एक रोटेशन के बाद जितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है। मान लीजिए ऐसा कोई हेलिक्स है या फिर ऐसा कोई स्प्रिंग है, तो यहाँ पे अगर एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो इतना के बराबर डिस्टेंस कंप्लीट हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं पिच। अब देखो पिच किसके अलोंग निकाला जा रहा है, तो एक्सिस के अलोंग पिच निकाला जा रहा है। अब आप समझिए जो एक्सिस के अलोंग आपका वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, भी कॉस थीटा के बराबर है। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो भी कॉस थीटा के बराबर है। कि बोला ही गया एक वेलोसिटी गोल गोल घुमा रहा है और एक वेलोसिटी जो है वो उसको इस डायरेक्शन में बढ़ा के लेके जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो है वो भी कॉस थीटा है
और एक रोटेशन को पूरा करने में टाइम कितना लगा है, तो एक रोटेशन को पूरा करने में टाइम जो लगा है, तो पहले ही बोला गया था कि टाइम वेलोसिटी और किससे इंडिपेंडेंट है, रेडियस से इंडिपेंडेंट है। तो सोचो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v के बराबर और इस डायरेक्शन में t टाइम में ट्रेवल किया है, तो t टाइम में जो ट्रेवल किया है उसी को तो आप पिच बोलते हैं। तो पिच इक्वल टू क्या होना चाहिए, पिच इक्वल टू होना चाहिए वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, कि एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है इनटू कितना टाइम लग रहा है, कि डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी होता है। इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ही, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी ऑलवेज ही कांस्टेंट रहता है, कि v साइन थीटा उस डायरेक्शन में ऑलवेज कांस्टेंट है और v cos थीटा मतलब स्पीड जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये v cos थीटा हुआ टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई एम भी cos थीटा बाई क्यू बी, ये जो होता है ये आपका पिच p का जो वैल्यू होगा, पिच p का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो 2 पाई m v साइन थीटा v cos थीटा, v cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए क्यू बी, कि 2 पाई m v cos थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये आपका पिच का वैल्यू होगा। आज तक इस तरीके का आया नहीं है कभी पिच निकालने के लिए, लेकिन हम लोगों ने अगर बाकी केसेस को पढ़ा है तो चलिए इस केस को भी पढ़ लेते हैं कि एंगल जीरो तो बोला गया था शुरुआत में ही, अब उसको क्या किया जाए, अब उसको एक जगह जिस्ट बनाया जाए तो क्या सब आ जाएगा, शुरुआत में बोला गया था इसको हटाया जाए। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए पहले। तो देखिए शुरुआत में क्या बोला गया था कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, जो फोर्स में पहला जो होगा वो Q होगा, दूसरा V होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होगा आपका दूसरा वैल्यू जो होना चाहिए वो इस तरीके से इसको तोड़ेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्यू बी बी साइन थीटा इसके बराबर ऐसे आएगा। फिर इसमें बोला गया था कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज पार्टिकल का मोशन में होना कंपलसरी है मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको फोर्स को एक्सपीरियंस करना है। अब यहां से देखिए यहां से क्या होगा, तो यहां से जो पहला बात था कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में फोर्स 0 होता है और वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट तो पहले भी था, सेम डायरेक्शन मतलब यहाँ वेलोसिटी ही कांस्टेंट होगा, स्पीड नहीं बल्कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल हो तो सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्पेशल केस आपने देखा कि थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री, पहले ही बोला गया था कि सबसे स्पेशल यही वाला केस है, इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन एक प्लेन में होगा, कि सर्कुलर मोशन एक प्लेन में होगा, इसीलिए तो शुरू से कहा जा रहा था कि सर्कुलर मोशन होगा किसमें, प्लेन परपेंडिकुलर टू किसके, परपेंडिकुलर टू बी। वहां पे आपने बहुत कुछ देखा था कि रेडियस निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सब यहाँ पे निकाल सकते हैं। सबसे तीसरा केस जो अभी अभी बताया गया कि अदर वैल्यू ऑफ थीटा, तो अगर अदर वैल्यू ऑफ थीटा हो तब कैसा मोशन होगा, तब आपका मोशन होगा लाइक अ हेलिक्स, कि उसमें अदर वैल्यू ऑफ थीटा, तो वहां पे आपने देखा कि b अगर ऐसा है और v अगर ऐसा है तो v का दो दो कंपोनेंट होगा, एक आपका साइन थीटा जो सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार है और एक कॉस थीटा जो आपका किसके लिए जिम्मेदार है, हेलिक्स में आगे बढ़ाने के लिए। तो एक कंपोनेंट गोल गोल घुमा रहा है, दूसरा कंपोनेंट आगे बढ़ा रहा है, शेप ऐसा बन जा रहा है जैसे एक स्प्रिंग का शेप हो या फिर एक आपका बोल्ट के ऊपर का जो कर्व होता है वो भी हेलिक्स होता है। तो यहां से r इक्वल टू, तो r का वैल्यू एम भी साइन थीटा होना चाहिए क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए ये जिम्मेदार है। टाइम पीरियड वो तो इंडिपेंडेंट ही है वेलोसिटी का, तो 2 पाई एम बी बाई क्यू बी होना चाहिए। पिच के बारे में बोला गया
कि एक्सिस के अलोंग वन रोटेशन में कितना आगे बढ़ गया। तो वन रोटेशन में टाइम लगा है t और एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है v cos थीटा। तो पिच का वैल्यू क्या बोला गया कि 2 पाई m इंटू वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या QB के बराबर होना चाहिए। तो ये बात सभी लोगों को समझ में आ गया। 3 तरीके का मोशन, जिसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा। अगर कभी आ जाए गलती से तो इसको भी याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है अगर 2 वेलोसिटी कंपोनेंट में तोड़ पा रहे हैं तो। चलिए इस बात को खत्म किया जाए। अगला हेडिंग डालिए, हटाया जाए इसको, कॉपी कर लीजिए। तो देखिए कभी हम लोगों ने बहुत शुरुआत में पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल मूव किया था किस में, तो सबसे शुरुआत में चार्ज पार्टिकल मूव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो हमारा अगला एप्लीकेशन है वो क्या है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हेडिंग डालिए कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक। इसमें भी एक स्पेशल केस है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत सारे डायरेक्शन में हो सकते हैं, उतना कॉम्प्लिकेशंस में हम लोगों को जाना नहीं है। हम लोगों को एक स्पेशल केस पढ़ना है जो बार बार आते रहता है कि उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ई वेक्टर हमेशा की तरह क्या है, ई वेक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। फिर उसके बाद जो बी वेक्टर है हमेशा की तरह ये किसका सिंबल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है कि बी वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। फिर उसके बाद क्यू क्या है, तो क्यू है चार्ज ऑफ पार्टिकल, कि उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, तो ये हो गया क्यू। फिर उसके बाद वी वेक्टर क्या है, तो वी वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, ये आपका हो गया वी वेक्टर, कि वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऐसा होना चाहिए। अब यहां से देखिए, तो यहां से हम लोग अगर इसको लिखना शुरू करें तो सबसे पहले देखिए, वैसे बोला भी जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को और किसी बात से मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को और किसी बात से मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एक चार्ज पार्टिकल दिखा है तो कन्वेंशन अपना जो भी था कि चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल निगेटिव है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो फील्ड है वो फोर्स लगेगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड को अगर एक चार्ज पार्टिकल दिखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का तो पहला क्वेश्चन ही होता है कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है या चार्ज पार्टिकल क्या है, चार्ज पार्टिकल मोशन में है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगाएगा। चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, वहां पे भी देखेगा अगर भी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो फिर से फोर्स नहीं लगाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का बहुत सारा कंडीशंस है, फोर्स लगाएगा तो कि नहीं लगाएगा, लगाएगा तो डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए भी अलग अलग नियम है। यहाँ पे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में एकदम सीधा सीधा बात है, तो इलेक्ट्रिक ही क्या है, आसान है। अब देखिए जो यहाँ पे नेट फोर्स होता है तो ये सब कुछ वेक्टर फॉर्म में है। कहने का मतलब मैं जब यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं 5 + 5 10 हो जाएगा, मतलब वेक्टर है उसका अपना कोई डायरेक्शन होगा, ये भी एक वेक्टर है इसका अपना कोई डायरेक्शन होगा। तो एफ वेक्टर का जो वैल्यू आया वो क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस किसके बराबर, तो प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये हो गया जो नेट फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला कंबाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। इस फोर्स को क्या बोला जाता है, तो इस फोर्स को बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। किसी को बोला जाता है
कि इसका वैल्यू जो है वो कंबाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल इस तरीके से रहेगा तो उसके ऊपर दोनों के दोनों फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे और फोर्स का वैल्यू ऐसा रहेगा। अब देखिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। कहने का मतलब समझने का कोशिश करते हैं एक एक करके। तो चलिए चेंज किया जाए इसको। हो गया, चलिए क्वेश्चन से ही शुरू किया जाए। क्या बोला जा रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शंस ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, या डायरेक्शंस नहीं होता, डायरेक्शन, in the direction of field where both electric and magnetic field are parallel, कि दोनों पैरेलल हैं with certain velocity, then the velocity के साथ क्या होगा, then the particle, पार्टिकल के साथ क्या होगा ये बताइए, then the particle या देन द इलेक्ट्रॉन, जो भी नाम है। पहला बोल रहा है कि मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से, ऐसा। दूसरा बोला जा रहा है कि मूव विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा, मूव विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। सबसे लास्ट इट विल, या पार्टिकल तो लिखा ही हुआ है, विल बी deflected from its path, कि पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा किससे, अपने पाथ से। क्या होना चाहिए भाई, सही बात बताइए इसमें से। देखो सबसे पहले क्या बोला गया है कि इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो ऐसा है, कि मैग्नेटिक फील्ड बी का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी है, ठीक है। फिर क्या बोला गया कि पार्टिकल को जो वेलोसिटी दिया गया है वो भी किस डायरेक्शन में है, तो वो भी इसी डायरेक्शन में है, कि इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल है ई माइनस, उसको जो वेलोसिटी दिया गया है इलेक्ट्रॉन को वो भी किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, वो भी इसी डायरेक्शन में दिया हुआ, ठीक। अब आके इस पार्टिकल को आप स्टडी कीजिए तो सबसे पहले देखो ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको तो कुछ सोचना ही नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपने लाइन के अलोंग, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके अपोजिट या सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फोर्स लगाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके पास क्या है, कि मैग्नेटिक फील्ड के पास तो इसका वेलोसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को लिए देखिएगा तो भी तो पैरेलल है बी के, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होना चाहिए
वो 0 के बराबर होना चाहिए। कि मैग्नेटिक फील्ड बस मुंह देख रहा है, इसीलिए बोला गया था कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारा बात सोच के फोर्स लगाता है, और फोर्स भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कि किधर की ओर मोशन करेगा ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड में उतनी समस्या ही नहीं है, वो सीधा सीधा फोर्स लगा दिया इतना के बराबर। अब देखो, जिसका शुरुआत में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, निगेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए ना जी। अगर इधर की ओर कोई चल रहा है, आप उसको इसका उल्टा दिशा में धक्का मारेंगे तो उसका एक्सेलरेशन निगेटिव होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा कि इसके वेलोसिटी को क्या करना, इसके वेलोसिटी को डिक्रीज कराना चाहेगा। कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस ये इलेक्ट्रॉन था, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, निगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है, तो सारा काम तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कभी आएगा ही नहीं। अगर उस डायरेक्शन में कभी वेलोसिटी आएगा ही नहीं तो आपका क्या होगा, ऑलवेज आप देखोगे क्या, ऑलवेज आप देखोगे कि यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं, इसका वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। किसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। चलिए अगला बात देखा जाए। तो चलिए एक लास्ट बात समझते हैं। क्या एक एप्लीकेशन होता है, इसको नीट में ये फेमस है, बहुत आते रहता है, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये फेमस है। तो इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। कि वेलोसिटी सेलेक्टर, और इसको बोला जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर यूजिंग क्रॉस्ड फील्ड। कि क्रॉस्ड फील्ड का यूज करके वेलोसिटी को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए क्रॉस्ड फील्ड का मतलब क्या हुआ, क्रॉस्ड फील्ड का मतलब हुआ कि बी परपेंडिकुलर टू क्या होगा, ई के परपेंडिकुलर होगा। जो इंटर्न परपेंडिकुलर होगा किसके, कि ये तीनों, ये वाला केस जो है वो हमारा सबसे स्पेशल केस है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका आप पहले से भी जानते हैं कि मान लो ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले आएंगे, कुछ तो तरीका होगा जिसके जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इन टू द बोर्ड हर जगह पे ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द बोर्ड। दो लोग देखिए क्या हो गया, दो लोग जो है वो परपेंडिकुलर हो चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड ऐसा है। अब देखिए ये जो भी का वैल्यू है, ऐसा कोई भी वेलोसिटी से इस फील्ड में इंटर करेगा। तो जो भी वेलोसिटी से इस फील्ड में इंटर करेगा, हम क्या चाहते हैं, हमारा टारगेट ये रहता है कि जो भी वेलोसिटी से आए वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाए, ना उसके रास्ते में क्या हो, ना इधर हो ना इधर हो। क्यों इधर या इधर हो सकता है उसको भी समझेंगे। तो पहला केस में हम इसके ऊपर का फोर्सेस को निकाल देते हैं। कि देखिए सबसे पहले यहां पे अगर देखिएगा तो सबसे पहले देखो कि अगर किसके कारण डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम चाहते हैं, इसको क्यू नाम दीजिए, भी तो इसका वेलोसिटी है, कि क्यू और भी वेलोसिटी से ऐसा आया है, चार्ज पार्टिकल का कुछ नाम होगा, ऊपर में क्यू लिख दीजिए आपको दिक्कत है तो, लेकिन कुछ तो चार्ज होगा। अब यहां पे देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखिए तो क्या होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखोगे तो 4 फिंगर इनटू द बोर्ड, वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कि पाम ऊपर की ओर पॉइंट किया तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्यू के ऊपर ऐसे आया। फिर अगला बात क्या है कि इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक
फील्ड के फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे तो इलेक्ट्रिक में उतना कोई गेम नहीं है, फील्ड नीचे की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे की ओर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स जब तक ना बोला जाए पॉजिटिव मानते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए अब क्या क्या सिचुएशन होगा। पहला केस में क्या हो सकता है कि पहला केस में यह हो सकता है कि आपका कौन मजबूत है, पहला केस में यह हो सकता है कि फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो भी उसका वैल्यू है क्यू वी बी, वो किससे बड़ा है, तो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक जो है वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक से अगर मान लो बड़ा हो गया, कि फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक से अगर बड़ा हो गया तो क्या होना चाहिए, जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो कभी आपने कोई प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तो प्रोजेक्टाइल में भी तो यही होता था कि एक डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन, तो ऊपर की ओर क्या होना चाहिए, पाथ ऐसा हो जाना चाहिए, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगा कि या तो मैग्नेटिक जीत गया, तो जिनके लिए मैग्नेटिक जीत गया वो ऐसे चले गए। ठीक है, फिर दूसरा वाला केस क्या हो सकता है, फिर दूसरा वाला केस को देखिएगा तो किसी दिन मौका मिला तो इलेक्ट्रिक जीत गया, तो जिनके लिए इलेक्ट्रिक जीत गया उनको क्या होना चाहिए, तो नीचे की ओर डिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए। तो जिनके लिए इलेक्ट्रिक जीत गया उनके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे वो लोग डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो ये दोनों केस हमको नहीं, ये दोनों केस में डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसा। हमारा तो काम है वेलोसिटी सेलेक्टर, तो वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए देखिए क्या बोला जाएगा, जो वेलोसिटी सेलेक्टर में होना चाहिए, जो अपना इंपॉर्टेंट केस है सी, वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अगर बराबर हो जाए तो पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड, कि पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा अगर एफ ई और एफ एम बराबर हो जाए। ये बोला ऊपर चलो, ये बोला नीचे चलो, नेट फोर्स जीरो हो गया तो पार्टिकल इसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब यहां से देखिए तो एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, क्यू इंटू ई के बराबर। एफ एम मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्यू भी बी इसके बराबर होता है कि परपेंडिकुलर तो सभी हैं ही। तो वेलोसिटी सेलेक्टर में ई और बी के वैल्यू को ऐसे सेलेक्ट किया जाए कि v इक्वल टू क्या हो, E डिवाइडेड बाई बी इसके बराबर हो, यही बात को समझना था। देखिए इसका काम क्या होता होगा कि मान लो मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के आयन ही चाहिए, मुझे वही आयन चाहिए जिनका वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड हो। तो ई और बी को ऐसे सेट कीजिए कि जिनका वैल्यू 300 के बराबर हो। तो ये वाले जो आयन होंगे इनको आप यहां से कलेक्ट कीजिए और जहां कहीं एक्सपेरिमेंट में आपको यूज करना है यूज कीजिए। इस वेलोसिटी के अलावा जो कोई अन्य वेलोसिटी होगा या तो वो इधर चला जाएगा या तो वो इधर चला जाएगा, इसीलिए इसको वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। कि अगर मुझे इतना मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के लिए मुझे हमेशा एक वैल्यू सेट करना पड़ेगा कि ई और बी का रेशियो, पहले तो ई और बी परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर ऐसे थे, अगर पार्टिकल को अनडिफ्लेक्टेड जाना है तो ई और बी के लिए भी का वैल्यू क्या होना चाहिए, भी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई बी इसके बराबर ऐसा आना चाहिए। तो इससे आगे का वेलोसिटी सेलेक्टर का एप्लीकेशन और अन्य चीजें आपका कल के क्लास में कंटिन्यू करते हुए, कल आपका शुरू हो जाएगा जो मैग्नेटिज्म का लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो क्या है, फोर्स ऑन करंट वायर। कल एक बात पढ़ाया गया था उसमें जो फ्लेमिंग का
ट्विटर का अल्टरनेटिव के लिए। चलिए शुरू किया जाए। क्या बोला जा रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन is moving in mutually perpendicular electric and magnetic fields of intensities 2 volt per meter and 0.2 Tesla with constant velocity, then what is the velocity of electron? पहला बोला जा रहा है कि 0.4 मीटर पर सेकेंड इसके बराबर है। दूसरा बोला जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। तीसरा बोला जा रहा है 0.1 मीटर पर सेकेंड। सबसे लास्ट बोला जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल जहां पे दोनों ही चीज क्या हो, प्रेजेंट हो, अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो देखो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मगर अगर वो तो हम लोग जानते ही हैं, देखे ही हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड्स कैसे होंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को देखा और वो कितना फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाएगा आपका Q इंटू ई के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई समस्या है ही नहीं। अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना फोर्स लगा रहा है फिर भी इसका वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 के बराबर है। तो एक्सेलरेशन 0 होने के लिए एफ नेट का क्या वैल्यू होना चाहिए, उसकी वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हर हाल में कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है जस्ट इलेक्ट्रिक के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा QVB, तभी जाके क्या हो सकता है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकता है। नहीं तो इलेक्ट्रिक तो इसको एक्सेलरेट करता ही, इलेक्ट्रिक को कोई ना कोई इक्वल जवाब दिया है तो वो मैग्नेटिक जवाब दिया है। यहाँ से फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ पे F मैग्नेटिक इक्वल टू F इलेक्ट्रिक है, कि मैग्नेटिक का फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक के फोर्स के बराबर है, तो मैग्नेटिक कितना के बराबर है, QVB, इलेक्ट्रिक है आपका Q इंटू ई। तो पहले ही बोला गया था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडीशन होता है वो E/B के बराबर होता है। तो यहाँ से E का वैल्यू देखिए, तो E का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, तो E का वैल्यू दिया हुआ है 2 इन SI यूनिट, वो दिया हुआ है 0.2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड इसके बराबर क्या होना चाहिए, V का वैल्यू होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या बोल रहा है कि अ बीम ऑफ कैथोड रेज goes undeflected in mutually perpendicular
क्या बीम ऑफ कैथोड रेज गोज अनरिफ्लेक्टेड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ क्या ऑफ वैल्यू E and B when accelerated through a potential of V, then the specific चार्ज रेशियो, तो बताया गया था स्पेसिफिक चार्ज रेशियो का मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाय मास, रेशियो ऑफ दी रे, कि स्पेसिफिक चार्ज रेशियो क्या होगा। तो 3 इनपुट है, इसके अलावा इसी के टर्म में हमको आंसर करना है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले यहाँ पे जो बोला गया है इसका अगर हम लोग डिटरमाइन करना चाहे कि क्या होना चाहिए वैल्यू, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बोला गया है कि बीम ऑफ कैथोड रे, कैथोड रेज का मतलब होता है रेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सुने होंगे आप पहले ही। तो कैथोड रेज का मतलब हुआ क्या कि ये है आपका क्या रेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स के रेज को हम लोग बोलते हैं कैथोड रेज। अब देखिए अनडिफ्लेक्टेड होने का मतलब ही कंडीशन ही ये था कि अनडिफ्लेक्टेड जाने के लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए सिंस एक भी ऑलरेडी रिजर्व है, तो जो अपना वेलोसिटी वाला भी है ना उसको हम बोल देते हैं V1, कि V1 मतलब वेलोसिटी है, क्योंकि दो बार भी हो जाएगा तो कंफ्यूजन होगा कि कौन सा भी कौन सा है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था कि वेलोसिटी जो होना चाहिए किसका, इन कैथोड रेज का, वो V1, इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो V1 का वैल्यू जो होना चाहिए वो E डिवाइडेड बाई B के बराबर होना चाहिए, कि पहला कंडीशन ये था। अब देखिए दूसरा बात जो है कि हम लोग बहुत पहले पढ़े थे कि अगर कहीं पे भी नाम का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया है, कि भी नाम का पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या बोला गया था, एक काइनेटिक एनर्जी मिलता है। और काइनेटिक एनर्जी जो मिलता है वो किसके बराबर होता है, तो Q इंटू भी के बराबर होता है। कि कहीं पे भी अगर Q नाम के चार्ज के ऊपर भी नाम का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो इस चार्ज को मिलेगा वो Q इंटू भी के बराबर मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी होता किसके बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m, तो ये कौन सा वेलोसिटी वाला भी, तो हाफ mv1 स्क्वायर इक्वल टू Q इंटू भी, इसके बराबर बच गया। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से v1 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, तो या फिर इसको v1 को ही उधर भेज दीजिए, एक ही बार में पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से हमको m बाई क्यू का, जो q बाई m है उसका रेशियो चाहिए। कि ये बताया गया था कि स्पेसिफिक चार्ज रेशियो का कहीं भी मतलब होता है क्या, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो का मतलब होता है कि हमको किसका वैल्यू चाहिए, चार्ज डिवाइडेड बाय मास, इसी को स्पेसिफिक चार्ज रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर Q बाई एम को यहाँ पे भेजा जाए तो यहाँ पे इस साइड क्या बच जाएगा, तो हाफ क्या, हाफ v1 का स्क्वायर इंटू 1 बाई भी, कि ये नीचे से ऐसा आ गया। अगर Q बाई एम निकालेंगे तो 1 बाई 2 इंटू, तो v1 का वैल्यू देखिए किसके बराबर है, ई स्क्वायर, नीचे में कौन है बी स्क्वायर इंटू 1 बाई भी, तो Q बाई एम जिसका वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो ई स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर भी इसके बराबर क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो का वैल्यू होना चाहिए। तो अनडिफ्लेक्टेड जाने के लिए पहला कंडीशन वेलोसिटी का डाला गया ये, और अगर भी पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा इतना के बराबर। यहाँ लाके भी के वैल्यू को पुट किया गया, Q बाई एम बताना था, और Q बाई एम का वैल्यू को क्या किया गया, डिटरमाइन करके बता दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ when an electron is
released from rest its immediate acceleration is a naught towards west. Now west of value a naught. Now when it is given velocity of v naught towards north, then its acceleration is 2a naught towards west again. Then the value of electric and magnetic field at this place. कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वैल्यूज भी बताना है और साइन भी बताना है। तो पहला बोल रहा है एम ए नॉट बाई ई, डायरेक्शन मतलब डब्लू मतलब वेस्ट की ओर है। दूसरा बोला जा रहा है कि एम ए नॉट डिवाइडेड बाई ई भी क्या, ई भी नॉट, ये किधर की ओर है, ये है आपका डाउनवर्ड की, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा है, ठीक है। दूसरा वाला देखिए क्या बोला जा रहा है कि एम ए नॉट डिवाइडेड बाई ई वेस्ट के अलोंग है और एम ए नॉट डिवाइडेड बाई ई भी नॉट क्या है, अपवार्ड ऐसा है। फिर तीसरा बोला जा रहा है कि एम ए नॉट डिवाइडेड बाई ई किसके अलोंग है, ईस्ट की अलोंग है और एम ए नॉट डिवाइडेड बाई ई भी नॉट क्या है, डाउन है। फिर उसके बाद एम ए नॉट डिवाइडेड बाई ई ये ऐसा है और एम ए नॉट डिवाइडेड बाई ई भी नॉट क्या है, अप है। चलिए यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रॉन लिया हूँ, प्रोटॉन लेता तो कुछ और होता, इलेक्ट्रॉन लेता हूँ तो कुछ और होगा। पहले चाहे तो प्रोटॉन के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए ही चलिए निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कि ये कोई जगह है, तो इस जगह पे मैंने चारों डायरेक्शन को तय कर लिया कि इस प्लेन में ये वाला डायरेक्शन वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है, ठीक है। अब इस जगह पे देखिए पहला केस जो सिचुएशन 1 बोला है, तो सिचुएशन 1 में देखो अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया है तो ई माइनस किधर की ओर मूव कर रहा है, तो पहला सिचुएशन में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज किया गया है तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट पे था कि रेस्ट पे लाके छोड़ दिया गया है, तो रेस्ट पे कौन सा फील्ड एग्जर्ट करेगा, फोर्स, तो रेस्ट पे केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एग्जर्ट करता है। कि कोई चीज को मान लो आके अगर रेस्ट पे यहाँ पे छोड़ दूं तो इमीडिएटली मैग्नेटिक तो लगाएगा नहीं, तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, जिसके कारण एक्सेलरेशन कितना के बराबर हुआ है, ए नॉट के बराबर एक्सेलरेशन यहाँ पे हुआ है। हम लोग जानते हैं कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ई इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या किसी के भी कारण फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए नॉट का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है तो एम ए नॉट का वैल्यू
Q तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज E के बराबर होता है इंटू ई, इसके बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आया वो ma0 डिवाइडेड बाई किसके बराबर, स्मॉल ई, इसके बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। तो सभी ऑप्शन में तो यही वैल्यू है। अब डायरेक्शन बताइए, टुवार्ड्स वेस्ट होना चाहिए या टुवार्ड्स ईस्ट होना चाहिए। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज पे जो होता है फोर्स वो किधर की ओर लगता है, तो अपोजिट टू फील्ड हो लगता है। तो निगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू फील्ड फोर्स लगा होगा, मतलब फील्ड अपना कौन से डायरेक्शन में होगा, तो फील्ड अपना ईस्ट डायरेक्शन में रहा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन होगा, ईस्ट होगा, तभी तो ईस्ट की ओर फील्ड था। निगेटिव चार्ज पे फील्ड का उल्टा दिशा में फोर्स लगना चाहिए, तो फोर्स टुवर्ड्स द वेस्ट लगा। ये आपका पहला कंडीशन था। अगर दूसरा कंडीशन को देखें, अब चलिए मैग्नेटिक फील्ड को उतारा जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो सिचुएशन 2 में देखेंगे, तो सिचुएशन 2 में देखो क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे भी याद रखिए जो आपका पाम रूल था वो पॉजिटिव चार्ज के लिए पहले अप्लाई कर लो, सिंस निगेटिव है वहां पे भी डायरेक्शन एक बार बदल देंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरी बार में क्या है कि इलेक्ट्रॉन को नॉर्थ की ओर रिलीज किया गया, तो इलेक्ट्रिक कहीं गया थोड़े ही है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पहले भी एक्सेलरेशन a0 होता था, तो आज भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। a0 किसका कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है, और मैग्नेटिक फील्ड का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका भी a0 होना चाहिए। तभी तो क्या होगा, तभी तो यहाँ पे दोनों मिल के कितना प्रोड्यूस किया होगा, 2a0 किया होगा। इसी बात को समझना है कि पहले जब रेस्ट पे था तो अकेला इलेक्ट्रिक a0 प्रोड्यूस कर रहा था। अब अगर नॉर्थ की ओर वेलोसिटी दे दिया गया है इनटू द प्लेन, तो अभी भी तो ये बात तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना a0 करेगा ही, क्योंकि वो तो हमेशा लगाएगा फोर्स। तो मैग्नेटिक के हिस्सा से कितना एक्सेलरेशन आया होगा, तो a0 के बराबर आया होगा। जो फोर्स अपना मैग्नेटिक का होता है वो किसके बराबर, तो Q भी बी इसके बराबर। तो मैग्नेटिक का हो चाहे किसी का भी हो, यहाँ पे फोर्स का मतलब m इंटू इसके हिस्से का एक्सेलरेशन a0, E इंटू v0 इंटू किसके बराबर, b के बराबर। तो यहाँ से देखिए b का वैल्यू आ गया ma0 डिवाइडेड बाई ई v0। तो ये भी बहुत सारे ऑप्शन है, अब डाउनवर्ड अपवर्ड में तय करना है। तो देखो अब की बार हुआ क्या है, क्या क्या पता है। 4 डायरेक्शन जैसे बोर्ड है वैसा ही सोचते हैं कि इनटू द बोर्ड नॉर्थ गया है, इधर की ओर ईस्ट है, इधर की ओर वेस्ट है, और बाहर बोर्ड से साउथ निकल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या जो चीजें पता है उसके बारे में सोचिए। अगर यहाँ पे सबसे पहले पता है कि फोर्स वेस्ट की ओर लग रहा है, तो फोर्स वेस्ट की ओर लग रहा है, तो फोर्स के लिए देखिए पाम फोर्स की ओर कर दिए, वेस्ट की ओर फोर्स लग रहा था, ठीक है। फिर आपने वेलोसिटी किधर की ओर दे रखा है, तो वेलोसिटी देखो, तो वेलोसिटी की ओर क्या चाहिए, थंब चाहिए। देखिए इस ओरिएंटेशन में हो पा रहा है जो काम बोला गया है कि नॉर्थ की ओर इनटू द बोर्ड वेलोसिटी है, इधर की ओर वेस्ट की ओर फोर्स लग रहा है। तो यहां से क्या आया, यहां से फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है क्या फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां से अगर फील्ड का डायरेक्शन 4 फिंगर डाउनवर्ड हो रहा है, तो डाउनवर्ड होता ये फील्ड कब, डाउनवर्ड होता फील्ड जब ये चार्ज क्या होता, डाउनवर्ड होता फील्ड जब पॉजिटिव चार्ज होता। सिंस ये निगेटिव चार्ज है तो सच में फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए, क्योंकि ये वाला चार्ज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए सभी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने के लिए, तो गड़बड़ हो गया। ये टाइम है, कुछ होता होगा प्रॉब्लम। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही करंट पढ़ाया जाता है ना, इसलिए करंट नाराज हो जा रहा है।